बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं वेपरेशन एंड वेपर प्रेशर। वेपरेशन क्या होती है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेपरेशन वी हैव टू एग्जामिन द डेवलप मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। क्या वेपरेशन को समझने के लिए हम लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को समझते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स आर नॉट मोशनलेस। कि मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के वो रुके हुए नहीं होते, वो मोशनलेस नहीं होते, वो मोशन में होते हैं। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसमें जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो सब की इक्वल नहीं होती, कुछ की एवरेज होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एवरेज से कम होती है और कुछ एवरेज से ज़्यादा होते हैं। द मॉलिक्यूल्स विच हैव लो काइनेटिक एनर्जी मूव स्लोली वाइल अदर विद हाई काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर। जिनकी एनर्जी कम होगी वो स्लो मूव करेंगे, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो फास्ट मूव करेंगे। इफ़ वन ऑफ द हाई स्पीड मॉलिक्यूल रीच द सरफेस, कि अगर वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी हाई है वो आपस में कोलाइड करते हुए उस कंटेनर्स की दीवारों के साथ टकराते हुए अगर वो सरफेस के ऊपर पहुंचता है हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, तो इट मे एस्केप द अट्रैक्शन ऑफ इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल एंड लीव द बल्क ऑफ द लिक्विड। तो वो क्या करेगा कि वो जो अट्रैक्शन है उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की, उससे वो भाग जाएगा और जो लिक्विड बल्क है उसके सरफेस से ऊपर वो लीव कर जाएगा। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो ये हमने देखा कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ की ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ की कम एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो एनर्जी जो है मोशन की वजह से होती है। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है अगर वो कोलाइड करते हुए सरफेस के ऊपर आएंगे तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो नेबरिंग मॉलिक्यूल की जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके वो बाहर एस्केप कर जाते हैं, तो ऊपर वो गैस फेज में चले जाएंगे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है लिक्विड का वेपर में गैस फेज में, इसको आप कहते हैं एवेपोरेशन। इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। तो ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन हो रही होती है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसकी एवेपोरेशन का रेट भी हाई होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा, लेकिन ये हर टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यूसली होती रहती है। एवेपोरेशन काज कूलिंग। दूसरा ये है कि एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो जाती है, क्योंकि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो तो ऊपर गैस फेज में चले जाते हैं, बाकी जो नीचे लिक्विड बचता है उसका टेम्परेचर गिर जाता है। तो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो सराउंडिंग से टेम्परेचर को गेन करते हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाएगा और वहाँ पे कूलिंग फील होगी, इसलिए जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग काज करती है। कूलिंग काज करने की रीज़न क्या है? व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड। कि जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव कर जाएंगे, पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, तो जो टेम्परेचर होगा लिक्विड का वो गिर जाएगा, हीट जो होगी मूव करेगी सराउंडिंग से लिक्विड की तरफ, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग काज करती है। देर आर मैनी फैक्टर विच कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। कि एक लिक्विड की एवेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर हैं। पहला है सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर आने का ज़्यादा चांस मिलेगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके घर में पानी गिरता है फर्श के ऊपर तो आप उसको वाइपर से फैला देते हैं, उसका एरिया ज़्यादा करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी वो लिक्विड एवेपोरेट करके फ़र्श खुश्क कर देता है, ड्राई हो जाता है। क्योंकि आप उसका वाइपर से सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से तेज़ी के साथ ऊपर एवेपोरेट कर जाते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर। तो हमने कहा कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो जब सरफेस के ऊपर आएंगे कोलाइड करते हुए तो सरफेस से वो ऊपर एस्केप कर जाएंगे एयर में। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। थर्ड हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो जब एक मॉलिक्यूल अगर सरफेस के ऊपर चला भी गया है तो उसके साथ जो नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं वो उसके साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो उसको नहीं जाने देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, वो उस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करेगा तो फिर वहाँ से एस्केप करेगा। तो अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो है उसको अगर आप ओपन छोड़ते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली लिक्विड से एयर में चले जाते हैं, लेकिन वाटर जो है वो अगर उसी टेम्परेचर के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो आपको नेग्लेजिबल रेट ऑफ एवेपोरेशन देगा। इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो पेट्रोल है उसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर। व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड लीव द ओपन सरफेस दे आर मिक्सड विद एयर अबव द लिक्विड। कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स When the molecule of liquid leave the open surface, they are mixed with air above the liquid। कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते हैं ओपन सरफेस में तो वो एयर में मिक्स अप हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा सिस्टम क्लोज हो तो वो जो वेपर्स होंगे लिक्विड से जो आउट होंगे वो ऊपर सिस्टम के ऊपर क्लोज सिस्टम में गैदर्ड होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। These molecules not only collide with the wall of the container but also with the surface of the liquid। तो ये evaporation वाला कंसेप्ट ही है कि जब हम ओपन सिस्टम में करते हैं evaporation तो जो लिक्विड से मॉलिक्यूल evaporate होते हैं वो ऊपर हवा में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उस कंटेनर को ऊपर से सील कर दें, क्लोज कर दें, तो फिर जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से ऊपर evaporate होंगे वो उसी के सरफेस के ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे। तो वो जो ऊपर इकट्ठे होंगे गैस फेज में मॉलिक्यूल वो आपस में भी टकराएंगे और वापस उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी आकर कोलाइड करेंगे। देर आर चांसेस दैट दीज मॉलिक्यूल आर रिकैप्चर्ड बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये चांसेस है कि जब एक मॉलिक्यूल ऊपर लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हुआ है तो वापस जब गैस फेज से वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर टकराएगा तो वो लिक्विड उसको रिकैप्चर करके लिक्विड में एंटर कर लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कि वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और एवेपोरेशन क्या होती है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो ये दोनों प्रोसेस जब स्टार्ट होते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होते हैं उस वक़्त जो उस वेपर का प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। The two process evaporation and condensation continue till a stage reach when the rate of evaporation become equal to rate of condensation। तो ऐसे स्टेज जिसके ऊपर रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम जिसमें दोनों प्रोसेस इक्वल हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड इन एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो कंडेंसेशन का रेट और एवेपोरेशन का रेट इक्वल है विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल होंगे उस वक्त जो वेपर का प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कि अमाउंट उसकी ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अमाउंट कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर अमाउंट ज़्यादा है वेपर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो नीचे भी ज़्यादा ही आएंगे, तो वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इट डज़ नॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा करेंगे मॉलिक्यूल ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो नीचे कंडेंस भी ज़्यादा होंगे, तो सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। द लार्जर सरफेस एरिया आल्सो प्रेजेंट इन अ ग्रेट टारगेट फॉर रिटर्निंग द मॉलिक्यूल सो रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीज। कि अगर आप कहते हैं कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो इसलिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर हम इसका इफेक्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेरियस लिक्विड डिपेंड्स फेयरली अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। के साइज और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कंट्रोल करता है वेपर प्रेशर को वो है उसका टेम्परेचर। एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर the kinetic energy of molecule is enhanced and capability to leave the surface increases। कि टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस नहीं ज़्यादा होंगे, वो बल्कि वेपरेट
वेपरेशन उनकी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इन्हांस करेगी तो कैपेबिलिटी टू लीव द सरफेस इंक्रीज़ करेगी। इट काजेज द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। टेबल 4.3 जो है शो करता है चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये देखें, ज़ीरो से हमने इक्वल टेम्परेचर का ड्यूरेशन लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 37, 40, 50, 60। इसमें 37 वाला नहीं है, 30 से 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखें, जब हमने 0 से 10 इसका किया टेम्परेचर चेंज, तो वेपर प्रेशर चेंज हुआ 4.579 से 9.209, तो ऑलमोस्ट 5 के अराउंड इसका वेपर प्रेशर चेंज हुआ, 5 टार। जब हमने 90 से 100 इसका चेंज किया, यहाँ पे भी 10 डिग्री चेंज हुआ है, 0 से 10। यहाँ पे भी 10 डिग्री चेंज हुआ है 90 से 100, लेकिन यहाँ पे देखें 527.8 से 760.0 टार, इतना ज़्यादा चेंज इसमें आया है वेपर प्रेशर का। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से ये रेट ऑफ एवेपोरेशन हो रहा था। और यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। अब ये देखें सेकंड टेबल में कि ये आइसोपेंटेन है, इसका 580 टॉर वेपर प्रेशर है। ये ग्लिसरॉल है, इसका 0.0016 है। तो ये उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे, उनकी साइज़ की बेस पे, उनकी नेचर की बेस पे डिपेंड करता है कि आइसोपेंटेन का जो है वो मैक्सिमम 580 टॉर वेपर प्रेशर है और ग्लिसरॉल का मिनिमम 0.00016 टॉर वेपर प्रेशर है। तो ये था वेपरेशन और वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हाउ टू डिटरमिन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।